सो यस, लेट अस बिगिन आवर लेक्चर फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग व्हाट इज अ फैक्ट के साथ। सो इन आवर एवरीडे लाइफ हम लोग फैक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? फैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज ट्रू इन नेचर एंड वी एक्सेप्ट इट द वे इट इज। मतलब अगर कोई चीज स्टैब्लिश्ड फैक्ट है तो हम उसको किसके इक्विवेलेंट मान रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग इट एज द रियलिटी विदाउट इवन क्वेश्चनिंग इट, राइट? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि फैक्ट क्या है, सन राइजेस इन द ईस्ट, दैट इज अ फैक्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन इट बिकॉज इट इज समथिंग जो डेली बेसिस पे हो रहा है। डेली सुबह सूरज उगता है एंड देन वी सी सेटिंग द सन इन द वेस्ट, एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग इट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर हैबिट। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट वो चीज है, द थिंग विच वी एक्सेप्ट एज द रियलिटी विच वी कैन ऑब्जर्व ऑन रेगुलर बेसिस एंड इट इज ऑब्जर्व्ड बाय एवरीवन। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट इज समथिंग दैट इज ट्रू इन नेचर, जो कि सच है नेचर में। नाउ What is the meaning of fact in sociology? अगर हम लोग सोशियोलॉजी के नज़रिए से देखें तो फैक्ट क्या होता है? Now in sociology a fact is something which can be observed, measured और verified systematically। आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, you are able to measure it and you are able to verify it, something which can be studied as well। और किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए? सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए, उस चीज को हम फैक्ट बोलेंगे। वी आर गोइंग टू यूज 3 कीवर्ड्स जब हमें सोशियोलॉजिकल फैक्ट को डिफाइन करना है। सोशियोलॉजिकल फैक्ट के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? अ सोशियोलॉजिकल फैक्ट इज समथिंग इन सोशल लाइफ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड, दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी वेरीफाइड। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं। साइंस के नजरिए से भी अगर देखो तो चीजों को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। नाउ नेचुरल साइंसेस के फैक्ट्स हैं और इसी तरीके से सोशियोलॉजिकल फैक्ट भी होते हैं। सोशियोलॉजिकल फैक्ट किसके बारे में बात करेंगे? सोशियोलॉजिकल फैक्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। सो इफ आई एम able to observe, measure and verify human behavior and the society, it becomes the sociological fact। तो क्या बात हो गई? सोशियोलॉजिकल फैक्ट क्या है? सोशियोलॉजिकल फैक्ट इज अ ऑब्जर्वेबल सोशल फिनोमेना। कोई भी तरीके का पैटर्न, सोशल नॉर्म, स्टैटिस्टिकल ट्रेंड और सोशल इवेंट दैट कैन बी स्टडीड सिस्टमैटिकली। अब ये बिहेवियर के जो पैटर्न्स है, सोशल नॉर्म्स हैं, ये सब किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बिहेवियर। सो सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स आर व्हाट? सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स आर कनेक्टेड विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी, and when these things are studied, behavior, norms, stats, social event, when we are studying it systematically, this is known as a sociological fact। सोशियोलॉजिकल फैक्ट को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिन्हें हमें समझना होगा वो है इमाइल डर्कहाइम। आई विल बी गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ सोशल फैक्ट टुडे। हम लोगों ने ये टर्म बहुत बार सुना है, सोशल फैक्ट, और हमें पता है सोशल फैक्ट जो टर्म है वो किसने दिया है? इमाइल डर्कहाइम ने इस टर्म को दिया है। और आज तक हम बात करते आ रहे थे कि सोशल फैक्ट को हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे, बिल्कुल यूनिट 4 में पढ़ेंगे, बट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सोशल फैक्ट इन क्वाइट ब्रीफ। हम लोग चीज़ों को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे वाइल वी आर डूइंग इमाइल डर्कहाइम सेपरेटली। बट आज सोशल फैक्ट क्या है और फैक्ट को आप किस थिंकर के साथ सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, वो है इमाइल डर्कहाइम। सो इमाइल डर्कहाइम इज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और उन्होंने सोशल फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया? फॉर हिम
सोशल फैक्ट इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल. मतलब सोशल फैक्ट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करेगा इंडिविजुअल के बाहर. और इंडिविजुअल के बाहर क्या है? इंडिविजुअल के बाहर है सोसाइटी. सो वेयर इज सोशल फैक्ट एग्जिस्टिंग? सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करेगा सोसाइटी में, ना कि इंडिविजुअल में. दैट मीन्स इट इज आउटसाइड और एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल. नेक्स्ट, इट इज कंस्ट्रेनिंग. कंस्ट्रेनिंग मतलब हमें एक बाउंड्री के अंदर बांधे रखता है सोशल फैक्ट. कैसे? दैट इट इज कंस्ट्रेनिंग फॉर अस बिकॉज let us see that this is the boundary of social fact which has been established by the society. An individual behavior is not going to cross this fence. इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव करेगा? इस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही बिहेव करेगा. क्यों? उस सोशल फैक्ट के अंदर ही बिहेव करेगा. बिकॉज द सोसाइटी इज गोइंग टू शेप हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट. कौन काम करवा रहा है? सोशल फैक्ट काम करवा रहा है. दैट इज वाई वी कैन से दैट सोशल फैक्ट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रेनिंग इन नेचर. क्या बोला? सोशल फैक्ट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रेनिंग इन नेचर. दे फोर्स अस टू बिहेव इन सर्टन वेज. दे आर जनरल अक्रॉस सोसाइटी. मतलब हर एक सोसाइटी में हमें सोशल फैक्ट देखने को मिलेगा. इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना. इट हैज टू डू नथिंग विद द इंडिविजुअल. अब ये तीन अजम्पशंस लेते हुए कौन चले हैं? ये तीन अजम्पशंस लेते हुए चले हैं एमाइल डर्कहाइम. दैट इज सोशल फैक्ट इज समथिंग विच बिलोंग्स टू द सोसाइटी. इट इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल. इट इज कंस्ट्रेनिंग इन नेचर. एंड third thing that he believed was social facts are generalized. They are not personal, rather they belong to the society. अब डर्कहाइम का क्या मानना है? उन्होंने ये बोला है सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल्स का ही नहीं बना हुआ है. rather सोसाइटी इज मेड ऑफ सर्टन सोशल फोर्सेस ऑल्सो. जो इंडिविजुअल को क्या काम करवाते हैं? इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर मैनर में, एक तरीके से, द सर्टन बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सोशल फोर्सेस. सो अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम सोशल फैक्ट की क्या डेफिनेशन है? सोशल फैक्ट की जो डेफिनेशन डर्कहाइम ने दी, दैट इज सोशल फैक्ट आर things that exist outside the society. It is the way of acting, feeling and thinking. तीन words दिए उन्हें. Social fact क्या है? Acting, thinking and feeling. You can remember it by the acronym FAT. FAT करके आप याद कर सकते हो. F is for feeling, A is for acting and T is for thinking. These social facts कि किस तरीके से act करना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से feel करना है. All of these things exist outside the individual. These feeling, acting and thinking ways are created by whom? They are created by the society. ये किसने बोला? ये बोला गया है एमाइल डर्कहाइम के द्वारा. right? So these social facts are created by the society and they will continue to exist in the society. अगर एक पर्टिकुलर इंसान उसको फॉलो नहीं भी करता है तो भी वो चीज एग्जिस्ट करेगी. दैट इज डर्कहाइम ने एक्सप्लेन किया है कि सोशल फैक्ट जो है वो इंडिविजुअल से एक्सटर्नल है, इंडिविजुअल का कोई मायने नहीं है उसमें. दैट इज दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोसाइटी. एक इंडिविजुअल के बॉर्न होने से पहले भी क्या एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में? सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज एग्जाम्पल. अगेन, आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, कौन से लॉज फॉलो कर रहे हो, कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इटसेल्फ. एंड whenever an individual is born, वो उस लैंग्वेज को अपनाता है जो उसकी सोसाइटी में बोली जाती है, उन लॉज को अपनाता है, उन कस्टम्स को, उन रिलीजन्स को. सो दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड as the individual is getting born, वो क्या कर रहा है? During his lifetime, he is growing up around these social forces and social facts, right? अगर
कोई इंसान सोशल फैक्ट को ब्रेक कर देता है, इफ देर इज एनी वन हु इज गोइंग टू ब्रेक द रूल्स, दे आर गोइंग टू फेस पनिशमेंट, क्रिटिसिज्म और सोशल रिजेक्शन फ्रॉम दी सोसाइटी। मतलब लॉज जो हैं वो क्या करेंगे, अगर आपने लॉज को ब्रेक डाउन किया आपको पनिशमेंट मिलेगी, यू विल बी गिवन द टाइटल ऑफ द क्रिमिनल। सो that is why we say that social facts are constraining in nature, right? So I hope you are able to understand these things. क्या है external to the individual, constraining in nature and general across the society. ये तीन features हमें याद करने हैं, किसके लिए? social fact के लिए हमें ये तीन चीजें याद करनी है। Let's move ahead. One moment. Yes. So this is what is known as social fact. अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। फेमस एग्जाम्पल ऑफ डर्कहाइम, जिन्होंने सुसाइड को एक सोशल फैक्ट के रूप में दिखाया ना। सुसाइड अपीयर्स टू बी अ वेरी पर्सनल डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, बट डर्कहाइम ने सुसाइड रेट्स को कैसे दिखाया, दैट दे फॉलो सर्टेन सोशल पैटर्न्स इन द सोसाइटी। सो वेरी पर्सनल एक्ट लाइक सुसाइड इज ऑल्सो समथिंग विच इज अ सोशल फैक्ट। इन्होंने ये चीज कैसे प्रूव करी, बाय फाइंडिंग सर्टेन पैटर्न्स इन द सोसाइटी। क्या पैटर्न्स फाइंड करे डर्कहाइम ने? डर्कहाइम ने ये फाइंड किया ड्यूरिंग हिज स्टडी दैट unmarried people are likely to commit suicide more as compared to the married individuals, क्योंकि उनमें feeling of loneliness develop होता रहता है। ऐसे ही उन्होंने अपनी स्टडी में कंक्लूड किया जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, राइट, they have higher suicide rate as compared to the Catholics। तो क्या बात करी उन्होंने, the famous example, suicide को भी क्या establish कर दिया उन्होंने as a social fact, कि साइकोलॉजी आपसे सुसाइड नहीं करवा रहा है, रादर इट इज द सोशल फोर्स। सुसाइड को भी क्या डिक्लेयर कर दिया, एक सोशल फिनोमेना डिक्लेयर कर दिया, राइट। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स दैट आर गिवन बाय डर्कहाइम। डर्कहाइम ने जो सोशल फैक्ट्स दिए हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज मटीरियल एंड द अदर इज नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट। मटीरियल सोशल फैक्ट क्या है, the ones that are visible, the physical aspect of the society। ये वो social structures और institutions हैं जिनको लोग directly observe कर सकते हैं, जैसे government system, school, buildings, churches, political institutions, all of these things are visible to the naked eye and that is why we say that ये क्या है, material social fact है। material social fact भी क्या करेंगे, individual के behavior और lifestyle को influence करते हैं। द लीगल सिस्टम कंट्रोल्स आवर बिहेवियर। जुडिशरी जो है वो भी हमारे बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इफ यू आर ब्रेकिंग डाउन सर्टेन नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज गोइंग टू बी पनिशमेंट फॉर द सेम। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अगेन मटीरियल सोशल फैक्ट, दे शेप द पीपल्स नॉलेज, उन्हें लिटरेट बनाते हैं, डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। तो क्या है, आपके अंदर जो वैल्यू सिस्टम भी इनकलकेट हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, सोशल फैक्ट कर रहे हैं। तो मटीरियल सोशल फैक्ट क्या होंगे, द वंस दैट आर विजिबल टू द आई। ओके, अब आ जाते हैं नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट में। नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट क्या है, कंप्लीट ऑपोजिट, समथिंग विच इज नॉट विजिबल टू द आई, दैट इज दे आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, रादर दे आर द आइडियाज, बिलीव्स, मॉरल्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। अगर आप किसी चीज को नहीं देख पा रहे हो बट स्टिल दैट थिंग इज इन्फ्लुएंसिंग यू, क्या आप रिलीजन देख सकते हो, क्या आप एथिक्स देख सकते हो, मॉरालिटी, वैल्यूज, virtues, nothing is visible to us, but still there are expectations of the society that we are going to walk on the same path जो society ने individual के लिए बताया है। Honesty is something जो कि एक value है, right? So it is valued if a person is not being honest. Society क्या करेगा, उस इंसान को
अलग कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा. व्हाट इज इट? नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट. सो व्हाट आर नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट? दैट आर नॉट विजिबल, जिनको आप टच नहीं कर सकते हो बट यू कैन फील देम. दैट इज नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट. तीसरी चीज जो डर्कहाइम बोलते हैं दैट इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस. कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं? कुछ ऐसे सिंबल्स, आइडियाज, रिचुअल्स, बिलीफ जो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को साथ में लेकर आते हैं एंड दे क्रिएट अ फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड. जैसे नेशनल फ्लैग, हमारा ट्राई कलर फ्लैग है तो क्या एक सिंबल ही है, राइट? बट the entire Indian society or the Indian members of the nation, वो क्या है? They are binded with the feeling of patriotism. तो क्या create हुआ? Unity का feeling create हुआ by one symbol, that is national flag. ऐसे ही अगर हम लोग कहीं ओम का साइन देख लेते हैं तो क्या है? All the people who belong to a certain religion, that is Hinduism, वो क्या करते हैं? They associate themselves with this particular symbol. Similarly, Christianity में भी all the individuals associate themselves with the cross. क्या कर रहे हैं ये? This is creating the feeling of oneness. इन्हीं को बोला जाता है collective representations. जरूरी नहीं है कि collective representation किसी फॉर्म का सिंबल किसी सिंबल के फॉर्म में ही हो. It can be in the form of ritual as well. हिंदुइज्म में यज्ञ किया जाता है, हवन होता है. So a lot of people are invited when something is happening at other person's home. मान लो कीर्तन हो रहा है या सत्संग हो रहा है तो पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता है कि दैट यू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर रिचुअल ऑफ आवर्स. क्या है? अगेन फीलिंग ऑफ वननेस. पब्लिक सेरेमनीज हो रही है, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं. दीज आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस. सो व्हाट इज कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन? शेयर्ड आइडियाज, सिंबल्स, रिचुअल्स दैट यूनाइट अ ग्रुप. दीज आर द टाइप ऑफ सोशल फैक्ट्स. तो सोशल फैक्ट्स क्या है? वो चीज जो समाज ने, जो सोसाइटी ने स्टैब्लिश कर दिया है कि इंसान, इंडिविजुअल किस तरीके से सोचेगा, how he is going to act, how he is going to think and how he is going to feel. Now let us come to a point जहां पे हम लोग प्रॉब्लम विथ सोशल फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. रिमेंबर, डर्कहाइम इज अ पॉजिटिविस्ट एंड डर्कहाइम इज अ फंक्शनलिस्ट. डर्कहाइम पॉजिटिविज्म का क्या, पॉजिटिविस्ट का क्या मतलब है? ही इज वांटिंग कि सोशियोलॉजी को किसके लेंसेज से पढ़ा जाए? साइंटिफिक लेंसेज से पढ़ा जाए, राइट? और दूसरा वो फंक्शनलिस्ट हैं, तो वो इंडिविजुअल में और सोसाइटी में किसको सुप्रीम मान रहे हैं? ही इज कंसिडरिंग सोसाइटी टू बी एज द सुप्रीम. सो नाउ sociologists are going to study the social facts scientifically only. तो social facts physical facts से different है. ये चीज जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इट इज अ क्रिटिक ऑफ सोशल फैक्ट. अगेन वो सेम क्रिटिक याद करो जो पॉजिटिविज्म का क्रिटिक था. फिजिकल फैक्ट जैसे बॉइलिंग वाटर, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्ट हर जगह फैक्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि फिजिकल फैक्ट है. लेकिन सोशल फैक्ट्स जो हैं वो कल्चर के अकॉर्डिंग, सोसाइटी, टाइम, इन सब के अकॉर्डिंग क्या होगा? उसमें बदलाव होगा. तो सोशियोलॉजिस्ट जो है, especially the functionalist and the positivist, they are studying social facts scientifically. But however, we cannot equate physical facts with the social facts. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. So one major problem that is going to exist in social fact is context dependent. पहला प्रॉब्लम क्या है? context dependent है. कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब एज टाइम चेंजेस, हिस्ट्री चेंजेस, कल्चर चेंजेस, मेरा सोशल फैक्ट में भी बदलाव आएगा. अ सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल इन वन सोसाइटी, लेकिन उसी पर्टिकुलर बिहेवियर को स्ट्रेंज माना जाएगा इन अनदर सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, there are cross cousin and parallel cousin marriages prevalent in South India, but this does not happen in North India. एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए पैरेलल कजन मैरिज जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वहीं
दूसरे कल्चर में जाके वो चीज अनएक्सेप्टेबल हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं तो हमारे कस्टम्स, हैबिट्स, स्टाइल्स, कल्चर, एवरीथिंग वेरीज। सो देयरफॉर सोशल फैक्ट्स क्या हैं? सोशल फैक्ट्स आर गोइंग टू बी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। दिस इज द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम दैट the sociologists are going to face. The second problem is that social facts can be interpreted differently by different people. हर इंसान के लिए सोशल फैक्ट जो है वो सब्जेक्टिव हो सकता है। सो सोशियोलॉजिस्ट मे नॉट अग्री ऑन द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शंस, क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। देयर आर गोइंग टू बी, इवन रिसर्चर के दिमाग में भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिसर्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दैट मीन्स कि जो मेरा सोशल फैक्ट है, प्रॉब्लम किसकी आती है उसमें? प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी क्रीप्स इन। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कैन बी टेकन आउट ऑफ इट। तो जो सोशल रिसर्च है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द बैकग्राउंड बिलीफ वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर। सो बिकॉज ऑफ दीज डिफिकल्टीज सोशियोलॉजिस्ट के बीच में डिबेट रहता है दैट वेदर कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल इन सोशियोलॉजी और नॉट। और ये सेम डिबेट हम कहाँ देख चुके हैं? वी हैव सीन दिस डिबेट इन पॉजिटिविज्म एज वेल। तो क्या प्रॉब्लम्स है? कंटेक्स्ट डिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं, सब्जेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। See, what are the problems? Context dependent, interpreted differently by different observers, influenced by researchers' own background. So that is why the question of objectivity comes into sociology. पर फैक्ट को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था? फैक्ट was something which is observable, which is measured and which is verified. ये तीनों चीजें किसकी हैं? ये तीनों चीजें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट के लिए these things are very important if you want to prove it scientifically and if you wanted to prove it as a fact. तो उसको हमें ऑब्जर्व भी करना है, मेजर भी करना है और वेरीफाई भी करना है. But now the problem of objectivity is there when we try to establish something as a social fact. तो fact मतलब समझ आ गया? फैक्ट वो चीज है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट और सोशियोलॉजी दोनों साथ में स्टैब्लिश करना मुश्किल होता है. सो व्हाट आर वी डन विथ? वी आर डन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्ट. कि फैक्ट क्या होता है. किसका नाम याद रखेंगे हम लोग? थिंकर का, इमाइल डर्कहाइम का नेम हमें याद रखना है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूज इन सोशियोलॉजी. पहले समझते हैं कि वैल्यू क्या होता है. वैल्यू आर आइडियाज, बिलीव्स अबाउट पीपल, कि वो किस चीज को सही मानते हैं, डिजायरेबल, मॉरल मानते हैं और किस चीज को गलत मानते हैं. तो वैल्यूज क्या करते हैं? वैल्यूज आर बेसिकली द गाइडिंग लाइट. किसके लिए? ह्यूमन बिहेवियर को जो चीज गाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा. एंड वैल्यूज विल हेल्प इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस इन देयर एवरीडे लाइफ. कि मुझे सही रास्ते पर चलना है तो उनके दिमाग में कोई ना कोई वैल्यू, आइडिया या बिलीफ रहेगा कि दिस इज डिजायरेबल फॉर मी. सो वैल्यूज, व्हाट आर वैल्यूज डूइंग? दे आर गाइडिंग द ह्यूमन बिहेवियर. सो व्हाट आर वैल्यूज डूइंग? वैल्यूज आर मेकिंग एन इंडिविजुअल कि वो सही रास्ते पर चले, वो चॉइस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, वैल्यूज आती कहां से हैं? वैल्यूज आर समथिंग विच वी हैव लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. फैमिली है, रिलीजन है, कल्चर, एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यूज. कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है. सो डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट वैल्यूज. अगेन, जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फैक्ट में देखी थी, किसी भी चीज को सोशल फैक्ट बनाने में क्या प्रॉब्लम है कि फैक्ट जो है वो हर एक सोसाइटी के लिए अलग हो रहा है, सोशल फैक्ट. नाउ सिमिलरली वैल्यूज में डिफर डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री, ऑन कल्चर, ऑन कंटेक्स्ट. तो वैल्यूज भी क्या है? वैल्यूज भी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती हैं. लेट अस सी दैट. वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर आइडियाज अबाउट व्हाट इज गुड,
right, desirable or important in the society. Every human being has values, पर question क्या है, do the values enter our scientific work or not? अब हम क्या देख रहे हैं, values in sociology के बारे में हम बात कर रहे हैं. Example, there are some people who advocate equality, human rights. तो a sociologist who believes in gender equality may study discrimination against women और focus कर सकता है कौन कौन से issues पे, जैसे violence, lack of opportunities, unequal pay. Similarly, a sociologist influenced by Karl Marx, वो किस चीज को value करेगा, freedom and welfare of the working class. तो इस तरीके का इंसान क्या पढ़ेगा, exploitation, poverty, inequality. So what is happening now? My values are guiding my study as well. मेरे दिमाग में एक नोशन बैठ चुका है, अगर मैं फेमिनिस्ट हूं तो मैं बात करूंगी जेंडर इश्यूज के बारे में कि कहाँ विमेन को सबजुगेट किया गया और मेल ने डोमिनेट किया. मैं मार्क्सिस्ट हूं तो मैं बात करूंगी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस, ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी के बारे में. सो व्हाट इज इट, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट सोशियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो क्या एक सोशियोलॉजिस्ट अपने अंदर से वैल्यू को कंप्लीटली हटा सकता है while studying और while conducting any research? No, it is not possible. So conclusion क्या है, conclusion ये है that values are a part of human society. Everybody has their personal beliefs and personal opinions. Similarly, sociologists जो है उनके भी खुद के personal belief और opinions हैं. तो जब कोई भी research conduct हो रही है तो values और researcher दोनों अलग अलग नहीं हो सकते. Values are imbibed inside the researcher only. This creates the question in sociology कि do personal values influence sociological research or not? यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पे values जो है वो sociology में enter करती हैं. अलग अलग stages है, हम हर एक stage को समझेंगे कहाँ value जो है वो मेरी research को influence कर सकती है. राइट, ये चीज देखिए. A researcher who values gender inequality किसके ऊपर फोकस करेगा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women के ऊपर. मार्क्सिस्ट किसके ऊपर फोकस करेगा, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर. वहीं एक कंजर्वेटिव सोशियोलॉजिस्ट किसके ऊपर फोकस करेगा, सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करेगा. माई थॉट्स, माई वैल्यूज, आइडियाज एंड बिलीव्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द टॉपिक्स दैट आई एम स्टडिंग. अब आ जाते हैं, where are the values entering sociology? There are many stages. The first stage is going to be the choice of topic. वैल्यूज सबसे पहले सोशियोलॉजी में कहाँ एंटर कर रहे हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एक सोशियोलॉजिस्ट और रिसर्चर के लिए, ये डिसाइड करना कि उसकी स्टडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मीनिंगफुल है. एंड दिस डिसीजन ऑफन रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल एंड सोशल वैल्यूज. सेम उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ. One researcher may study caste discrimination. Why? क्योंकि वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस में बिलीव करता है. दूसरा रिसर्चर जो है वो एलीट लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करेगा. क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, वेल्थ में, कल्चर में, पावर में. तो मेरे को किस टॉपिक की पढ़ाई करनी है ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, ये भी वैल्यूज ही डिसाइड कर रही हैं. माई वैल्यूज, माई बिलीव आर गोइंग टू टेल मी, दे आर गोइंग टू construct that thing in my mind कि okay, this is the topic of my interest and that is how I choose my topic. Okay, पहली बार कहाँ वैल्यू एंटर कर रही है, टॉपिक को चूज कर रहे हैं, उसी में मेरी वैल्यू एंटर कर गई. दूसरा देखें, framing the question. Again, values also influence the way research questions are framed. एक इशू पे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अलग अलग व्यू पॉइंट से और अजम्पशन से उस चीज को देखा जा सकता है. अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं. देयर इज अ पर्सन हु इज आस्किंग व्हाई आर पुअर लेजी. क्या क्वेश्चन है, व्हाई आर पुअर लेजी. ये सजेस्ट करता है दैट पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय इंडिविजुअल बिहेवियर. एक सोशियोलॉजिस्ट है,
जिसने अपना रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च टॉपिक रखा है वाई आर पुअर लेजी, गरीब आदमी आलसी क्यों है। इसने जो टॉपिक जो क्वेश्चन चूज किया है वो किसके ऊपर हाईलाइट कर रहा है कि जो गरीबी है उसको इंडिविजुअल ही क्रिएट कर रहा है और इंडिविजुअल ही मिटा रहा है। मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर इज द रीजन बिहाइंड पॉवर्टी। अगर वो मेहनत करेगा तो वो पॉवर्टी की साइकिल से बाहर आ जाएगा, अगर आलसी रहेगा तो क्या होगा, he is going to be staying in the cycle of poverty only. दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछा गया है why does poverty continue despite hard work? Despite hard work, why poverty? मेरा टॉपिक एक ही था जो कि गरीबी है, पॉवर्टी है, लेकिन दो अलग अलग रिसर्च टॉपिक निकल गए हैं। एक जो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहा है और दूसरा जो सोसाइटी के इकोनॉमी के जो फ्लॉज हैं उनके बारे में पढ़ रहा है। सोसाइटी या फिर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। पॉवर्टी है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। बोथ द क्वेश्चंस आर स्टडिंग पॉवर्टी ओनली, बट व्हाट आर दे डूइंग, दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स अबाउट द सोसाइटी। सो दिस इज द सेकेंड टाइम where the research where the values are entering my sociology. तीसरा है प्रेफरेंस टू मेथोडोलॉजी। किस चीज को, मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है कि कौन सा रास्ता मुझे चुनना है अपने रिसर्च मेथड के लिए। तो पहला है क्वालिटेटिव मेथड होगा या फिर क्वांटिटेटिव मेथड होगा। क्वालिटेटिव मेथड वाले जो लोग हैं वो किस चीज में बिलीव करेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस में, इंटरव्यूज कंडक्ट करने में, क्योंकि वो इंडिविजुअल ओपिनियन को उनके लिए मैटर करते हैं। तो अगर आप क्वालिटेटिव मेथड्स की तरफ जा रहे हो तो आप किसकी तरफ मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरप्रिटेटिविज्म। योर आइडियोलॉजी, योर थिंकिंग इज दैट ऑफ एन इंटरप्रिटेटिविस्ट या फिर नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच है आपकी। वहीं अगर आपकी मेथोडोलॉजी जो है वो क्वांटिटेटिव चीजों के साथ डील करता है, नंबर्स के साथ, स्टैट्स के साथ, डेटा के साथ, सो व्हाट इज हैपनिंग, योर रिसर्च और योर मेथोडोलॉजी नाउ इज क्वांटिटेटिव। मतलब आपका सोचने का नजरिया क्या है, एक पॉजिटिविस्ट की तरह आपका सोचने का नजरिया है। तो अगेन मेथोडोलॉजी में भी क्या घुस रहे हैं, वैल्यूज घुस रहे हैं, पॉजिटिविस्ट वैल्यूज हैं या फिर नॉन पॉजिटिविस्ट वैल्यूज हैं। सो प्रेफरेंस ऑफ क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव reflects values about knowledge। तो तीसरा स्टेप में भी आपका कहीं ना कहीं क्या एंटर कर रहा है, वैल्यूज एंटर कर रही हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। I have the same data but different interpretation based on my values। एक क्वेश्चन का, जैसे एक टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरी पूरी रिसर्च से मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, मेरा एनालिसिस, मेरा पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है उन दो चीजों को देखने का। जैसे इंडिविजुअल्स ने पढ़ा, दो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने माइग्रेशन स्टडीज को कंडक्ट किया। ओके एक माइग्रेशन को देख रहा है एज एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बिकॉज पीपल आर मूविंग फ्रॉम विलेजेस टू दी सिटीज। कंक्लूजन क्या निकला, लेट अस सी, बोर्ड वर्क के साथ देखते हैं। डेटा था, डेटा कलेक्ट किया, डेटा को एनालाइज किया। किस चीज का एनालिसिस हुआ है, एनालिसिस हुआ है माइग्रेशन का। और हमें ये देखने को मिला है अपने डेटा के थ्रू कि माइग्रेशन प्रैक्टिसेस जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो एक रिसर्चर जो है वो कंक्लूड कर रहा है, ओके वेरी गुड, देयर इज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स। दैट मीन्स सिटी में क्या है, सिटी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, स्किल डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल का। दूसरी तरफ वहीं दूसरे रिसर्चर ने क्या देखा, ओके माइग्रेशन इज हैपनिंग नाउ, विलेज और सिटी लाइफ के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। लोग क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ के, अपनी धरोहर को छोड़ के शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। इट इज गोइंग टू लीड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी एंड द गैप इज गोइंग टू वाइडन बिटवीन द विलेज एंड द सिटीज। क्या है,
मेरे पास डेटा सेम था, सेम डेटा से अलग अलग कंक्लूजन्स निकाल दिए गए। कंक्लूजन भी किस नजरिए से देखा जाएगा? ओके, कंक्लूजन आया है मेरा अलग अलग, माई वैल्यू हैज डन चेंजेस इन माई कंक्लूजन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर ऑल द पीपल हु आर बिलोंगिंग इन दी जनरेशन ऑफ जेन अल्फा या फिर जेन बीटा, जो इस जनरेशन को बिलोंग कर रहे हैं, फॉर देम ए आई इज समथिंग विच हैज गिवन देम अ लॉट ऑफ बूस्ट। चीजें ऑटोमेटेड वे में काम कर रही हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी एल्डरली इंसान के पर्सपेक्टिव को देखोगे तो उनके लिए एआई क्या कर रहा है? आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर रहा है चीज मेरा एनालिसिस एआई का हुआ है, एआई इंक्रीज हो रहा है, बट पर्सपेक्टिव्स अलग अलग हैं एआई को देखने के लिए। फॉर समवन इट इज अ बूम, इट इज अ नेचर, इट इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस, बट फॉर द अदर पर्सन एआई इज समथिंग विच हैज created lot of unemployment, आपकी jobs चली जाएंगी। if everything is getting automated, what is going to happen? जो skill है आपका उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। if everything can be converted and can be created digitally, virtually, so what is the point of doing things by hand? ये क्या है? this is data analysis with different perspectives। तो कहाँ values enter करी वापस? interpretation of data में भी values enter करती है। सो लास्ट इज द यूज ऑफ रिसर्च। सेम कनेक्ट उसी से करो, रिसर्च फाइंडिंग को किस तरीके से यूज किया गया है। यूजेज में भी क्या होगा? हमारे वैल्यूज जो हैं वो एंटर करेंगी। माइग्रेशन का एग्जाम्पल लो, माइग्रेशन में क्या देखा हमने कि नाउ देयर आर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द सिटी, तो मूवमेंट हो रहा है। एक ने अच्छा बोला, दूसरे ने बोला कि विलेज लाइफ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। जिस इंडिविजुअल ने ये बात करी है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मेरी इंक्रीज कर रही है, राइट, उसको that person is going to make policy in such a manner कि माइग्रेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन जिस इंडिविजुअल ने, जिस रिसर्चर ने ये बात करी है माइग्रेशन इज लीडिंग टू इनइक्वालिटी, वो ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे क्या होगा? माइग्रेशन को हम कम कर सके। तो यूज ऑफ रिसर्च इज डिपेंडेंट ऑन हाउ माई डेटा हैज बिन एनालाइज्ड। अगेन, किसने मेरी रिसर्च फाइंडिंग को इन्फ्लुएंस किया था? वैल्यूज ने इन्फ्लुएंस किया था। अब मेरा रिसर्च का यूज कैसे हो रहा है उसको भी कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? द वैल्यूज आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस दैट, which means when we study poverty we already assume it a problem worth studying. The decision is to study it as a social problem. हमें पॉवर्टी को इंडिविजुअल प्रॉब्लम की जगह किसकी तरफ देखना है? एक सोशल प्रॉब्लम की तरफ देखना है। लेकिन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। What is it? This is all about where values are entering into my sociological research. तो हम समझ गए कि फैक्ट क्या है, हम समझ गए वैल्यू क्या है। Let us come to the distinction between fact and value. दोनों के बीच में फर्क क्या है? This is very important from sociological point of view. आपके एग्जाम में भी फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फैक्ट क्या है? अ फैक्ट टेल अस व्हाट इट इज, डिस्क्रिप्टिव है फैक्ट आपके लिए। स्टेटमेंट बेस्ड आपको ऐसे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, विच आर बेस्ड ऑन व्हाट? विच आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एविडेंस, वेरिफिकेशन, जो साइंस से हम लोगों ने चीजों को रिलेट किया है। तो कोई रियलिटी को डिस्क्राइब कर रहा है द वे इट इज गोइंग टू बी अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, 40% ऑफ इंडियन women फेस डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसा है, कौन बता रहा है? फैक्ट बता रहा है। लेकिन वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर समथिंग ऑन द अदर हैंड दैट टेल्स अस हाउ थिंग्स शुड बी, हाउ थिंग्स ऑट टू बी। तो वैल्यूज आर नॉट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स, रादर देयर आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो एक्सप्रेस करते हैं कि क्या सही है, कितना सही है, क्या गलत है, what is desirable, what is not desirable. The fact was 40% of Indian women are facing domestic violence. यही चीज वैल्यू में क्या हो जाएगा?
डोमेस्टिक वायलेंस इज रॉन्ग एंड मस्ट एंड, ऐसा होना चाहिए। तो वैल्यूज क्या है, कौन सी वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड हियर। फिलोसोफर डेविड ह्यूम, हमने पहले भी इनका नाम किया है, डेविड ह्यूम इज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू। सो द डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूम बात करते हैं और ये आर्ग्यू करते हैं दैट वी कैन नॉट लॉजिकली मूव फ्रॉम डिस्क्राइबिंग रियलिटी टू डिसाइडिंग व्हाट शुड एक्चुअली हैपन। ये क्या है, हम लोग डायरेक्टली इस पे मूव नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से, ह्यूम बोलते हैं ही कैन नॉट लॉजिकली डिराइव ऑट फ्रॉम एन इज, मतलब ऑट कहां से आ सकता है, जो मेरी वैल्यूज हैं और फैक्ट्स हैं ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट जस्ट बिकॉज समथिंग एग्जिस्ट इन दी सोसाइटी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो मॉरली करेक्ट और मॉरली एक्सेप्टेबल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन अगर बहुत सारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन in the society will not justify कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चीज सही है। इस पर्टिकुलर आइडिया को बोला गया है ह्यूम्स गुलिटन आइडिया। गुलिटन मतलब क्या होता है, किसी चीज को अलग कर देना, गुलिटन, कटिंग डाउन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने ये टर्म देखा होगा गुलिटन, वेयर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेरी यूज्ड टू गुलिटन द पीपल हु हैड कमिटेड समथिंग रॉन्ग इन द सोसाइटी। इस आइडिया को बोला जाता है ह्यूम्स गुलिटन या फिर इज ऑट प्रॉब्लम, फैक्ट और वैल्यू के बीच का प्रॉब्लम जो है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तो जहां बात करी गई है कि फैक्ट और वैल्यू ये दोनों चीजों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ह्यूम वहीं पे इंटरफेयर करते हैं और बोलते हैं कि फैक्ट और वैल्यू को अलग अलग रखो। क्यों अलग अलग रखो, व्हाई दिस सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई चीज फैक्ट है जरूरी नहीं कि वो चीज वैल्यूएबल भी हो। दैट इज वाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैक्ट एंड वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमारे जो सोशल इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्राइम, वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हमारी सोसाइटी में एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं कि ऐसा हो रहा है। कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, हाँ है, लेकिन कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है ये चीज मेरी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती कि कास्ट सिस्टम सही चीज है। चैलेंज क्या है, फैक्ट फैक्ट है, लेकिन वैल्यूज जो हैं सही है या गलत है ये कौन डिस्क्राइब करेगा, टाइम इज गोइंग टू डिस्क्राइब दैट कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में, उसका मतलब ये नहीं होता इफ इट इज एग्जिस्टिंग दैट डजंट मीन द वैल्यू इज गोइंग टू बी राइट इन नेचर। सो क्या है, दिस इज द फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन। अभी फैक्ट वैल्यू डिस्टिंक्शन सोशियोलॉजी में क्यों जरूरी है उसको देखते हैं। सोशियोलॉजी किसकी पढ़ाई कर रहा है, सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, सोशल बिहेवियर की पढ़ाई कर रहा है, ना कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज स्टैब्लिश्ड फैक्ट है तो उसी चीज को क्या कर दिया जाता है, वैल्यू, उसी चीज को स्टैब्लिश कर दिया गया है and nobody is going to question it. Water boils at 100 degrees Celsius. You are establishing this as a fact. So what you have done, you have separated values from the fact. लेकिन सोशियोलॉजी में हमें इस चीज को अलग नजरिए से देखना होता है, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं और वैल्यूज जो हैं दोनों ही चीजें सोशियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करेगा। सोशल बिहेवियर कैन नॉट ऑलवेज अंडरस्टूड इन द सेम वे एज द नेचुरल फिनोमेना। तो हमारे लिए ये डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है सोशियोलॉजी में कि फैक्ट क्या है और वैल्यू क्या है। किसका नाम याद रखेंगे आप, डेविड ह्यूम का नाम याद रखेंगे। ओके, so in natural sciences like physics, this is relatively easy to create the distinction between fact and value. But in sociology, we study human beings जिनमें intentions हैं, meanings हैं और feelings हैं. Second, social phenomena is embedded in culture. कौन कौन से values, norms follow करने हैं, these are embedded inside us. The researcher is also a social being. ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जब एक साथ आती हैं तो एक व्यू पॉइंट स्टैब्लिश होता है, दैट इज सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में
फैक्ट और वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस होने चाहिए. दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर इशू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब हम आ जाते हैं इन ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजी, अ वेरी सेंट्रल डिबेट. क्या ऑब्जेक्टिविटी सोशियोलॉजी में पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में बात होती है. व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिविटी मतलब देख लेते हैं. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है सोसाइटी या सोशल बिहेवियर को पढ़ना इन अ न्यूट्रल, फेयर, अनबायस्ड मैनर. ना तो आपके ऊपर किसी तरीके का वैल्यू, बिलीफ, रिचुअल्स का इन्फ्लुएंस होना चाहिए. A objective researcher, he tries to understand the social reality the way it is. सच कितना ही कड़वा हो, एक ऑब्जेक्टिव रिसर्चर क्या करता है, उस सच को एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द सोशियोलॉजिकल रिसर्चर इज अ फेमिनिस्ट, और उन्होंने जब अपनी स्टडी कंडक्ट करी तो उनको ये पता चला दैट देयर आर 40% women in the Indian society that are facing domestic violence. It is a very harsh truth from the perspective of the feminist, and even overall this is the harsh truth. But objective researcher क्या करेगा, बिना इस डेटा को मैनिपुलेट करे सामने रखेगा सोसाइटी के लोगों के, ताकि किसी भी तरीके का उसका पर्सनल ओपिनियन, इमोशन या वैल्यू उस रिसर्च प्रोसेस को इन्फ्लुएंस ना करे. तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है स्टडिंग सोशल रियलिटी एज इट एक्चुअली इज, जैसा है वैसा पढ़ो, विदाउट पर्सनल बायस, इमोशन, वैल्यू, जजमेंट इन्फ्लुएंसिंग द रिसर्चर और द रिसर्च. राइट? सिंपल एनालॉगी देखिए. इमेजिन अ जज हु गिव्स अ वर्डिक्ट बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉ एंड नॉट पर्सनल लाइक्स. एक जज है, ठीक है. जज कैसे कार्रवाई, कैसे अपना डिसीजन सुनाते हैं? विदाउट डीलिंग विथ देयर ओन पर्सनल माइंड. दे लुक एट द लॉज, दे लुक एट द एविडेंसेस, कौन कौन से उनके पास प्रूफ हैं जिसके बेस पे वो अपना डिसीजन सुनाते हैं. तो जज क्या कर रहा है? जज भी अपना डिसीजन फेयर, अनबायस्ड और न्यूट्रल मैनर में दे रहे हैं. सिमिलरली सोशियोलॉजिस्ट को भी यही काम करना होता है. डू नॉट ब्रिंग योर पर्सनल likes, dislike and emotion in between. If you are going to bring that, your research is not going to be fair. आपकी रिसर्च क्या होगी? मैनिपुलेटिव रिसर्च होगी. ऑब्जेक्टिविटी सोशल साइंस में पॉसिबल है या नहीं है? सोच के बताओ. अब पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है, वहीं नॉन पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. See to it. Positivists like Durkheim and Comte believe that objectivity is possible, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं? They are trying to establish sociology as a natural science. तो इनके लिए ये चीज कहना बहुत आसान है कि सोशियोलॉजिस्ट में ऑब्जेक्टिविटी लाना इजी है. Okay, what are they going to use? They are going to use scientific methods, quantitative methods के ऊपर ये believe करेंगे. Researcher अपनी biases को control कर सकता है. That is what has been said by positivist. And lastly, replication of the truth is also possible. Social institutions universal होते हैं nature में. Generalize करो social fact को, ये चीजें कौन बोलते हैं? Positivist बोलते हैं. वहीं interpretativist क्या बोलेंगे? दैट ऑब्जेक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ मिथ. किसका नाम याद करना है? विलियम डिल्थे एंड मैक्स वेबर. इस पूरे यूनिट में हमने इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ा है. सोशल रियलिटी इज ऑलवेज इंटरप्रिटेड. कौन बोलेगा? इंटरप्रिटेटिविस्ट बोलेंगे कि मीनिंग्स होते हैं अलग अलग. ह्यूमन बिहेवियर सब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी इज गोइंग टू बी अ मिथ इन नेचर. द रिसर्चर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड दैट ही इज स्टडिंग. रिसर्चर किसका पार्ट है? इस समाज का ही तो पार्ट है, तो उसके भी तो कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटरप्रिटेशंस या वैल्यूज हैं. वो क्या करेंगे? उसकी रिसर्च को इफेक्ट करेंगे. ओवरऑल कहना क्या है इंटरप्रिटेटिविस्ट या नॉन पॉजिटिविस्ट का? दैट ऑब्जेक्टिविटी इज अ मिथ. वहीं पॉजिटिविस्ट क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है मेरी सोसाइटी में. राइट? दिस इज व्हाट these are the two opinions. Is objectivity possible or is objectivity impossible in nature? यही सेंट्रल डिबेट भी है. अब हम आ जाते हैं
मैक्स वेबर एंड वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी में। मैक्स वेबर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, ही वाज इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ पॉलिटिकल थिंकर एज वेल। जब हम फाउंडिंग फादर्स पढ़ रहे हैं तो हम तीन नाम अपनी जबान पे रखेंगे, कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कहाइम एंड मैक्स वेबर। अब आपको ये पता चल चुका है कि कार्ल मार्क्स कौन है, मार्क्सिस्ट हैं, क्रिटिकल थ्योरी को बिलोंग करेंगे। इमाइल डर्कहाइम एक फंक्शनलिस्ट है, पॉजिटिविस्ट है, सोसाइटी को ऊपर रखेंगे, इंडिविजुअल को नीचे रखेंगे। मैक्स वेबर एक इंटरप्रिटेटिविस्ट है जो इंडिविजुअल्स को ऊपर रखेंगे, सब्जेक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, और सोसाइटी को बोलेंगे दैट इंडिविजुअल्स आर द वन दैट आर क्रिएटिंग द सोसाइटी। थ्री फाउंडिंग फादर्स एंड ऑल ऑफ देम हैव थ्री डिफरेंट थिंकिंग्स। मैक्स वेबर ने क्या बिलीव किया है कि सोशियोलॉजी शुड फोकस ऑन व्हाट, sociology should focus on understanding the meaning, एक्शन, मीनिंगफुल सोशल एक्शन के बारे में पढ़ाई करो जो किसके साथ अटैच्ड है, इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ अटैच्ड है। सो अमंग ऑल सोशियोलॉजिस्ट वेबर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिविटीज एंड वैल्यूज इन सोशल साइंसेस, ओके, सोशियोलॉजी में। तो इनका जो कंसेप्ट है वो किसके बारे में बात करता है, ही कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्रीडम इज वेरी मच एसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंसेस। कौन सा कंसेप्ट है उनका, वैल्यू फ्रीडम का। वेबर के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिस्ट शुड ट्राई टू कीप देयर पर्सनल ओपिनियंस, वैल्यू जजमेंट्स, मॉरल बिलीफ सेपरेट फ्रॉम दी साइंटिफिक रिसर्च। यही है वैल्यू फ्रीडम। लेकिन उसी के चलते हुए वेबर ये भी मानते थे दैट रिसर्चर्स कुड नॉट कंप्लीटली रिमूव ऑल द वैल्यूज फ्रॉम देयर लाइफ। ही एक्सेप्टेड द फैक्ट, उन्होंने ये चीज बात मान ली थी कि जो वैल्यूज हैं वो रिसर्च टॉपिक को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। लेकिन वेबर रिसर्चर्स या सोशियोलॉजिस्ट से ये बोलते हैं कि आप कोशिश करें कि आपके पर्सनल बिलीफ जजमेंट जो हैं वो इम्पोज ना हो आपकी सोशियोलॉजिकल रिसर्च पे। सो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू फ्रीडम, जिसमें दो चीजें उन्होंने बात करी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक उन्होंने बात करी वैल्यू रेलेवेंस के बारे में। वैल्यू रेलेवेंस क्या है कि आपको वैल्यूज गाइड करती हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेज यू कैन नॉट सेपरेट वैल्यूज फ्रॉम द रिसर्चर। इफ आई वांट टू स्टडी एनी टॉपिक टुडे, वो मैं टॉपिक कैसे चूज करूंगी, रिमेंबर द डिस्कशन दैट वी वर डूइंग बिफोर। See this. Yes. वैल्यूज कहाँ एंटर कर रही हैं, वैल्यूज आर एंटरिंग सोशियोलॉजी इन द चॉइस ऑफ टॉपिक। सी द फर्स्ट पॉइंट हियर, जैसे मैं अपना टॉपिक चूज कर रही हूँ उसमें वैल्यू सोशियोलॉजी में एंटर कर रही हैं। वेबर भी इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर चूजिंग द टॉपिक्स, वैल्यूज आर गोइंग टू एंटर द रिसर्च। ये क्या है, दिस इज वैल्यू रेलेवेंस, दैट वैल्यूज गाइड अस इन चूजिंग व्हाट टू स्टडी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अनअवॉइडेबल एंड एक्सेप्टेबल कि जो वैल्यूज हैं ये आपके रिसर्च का पार्ट रहेंगी। लेकिन जैसे आपने टॉपिक को चूज कर लिया है उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट को अपनी रिसर्च बिना किसी बायसनेस के कंटिन्यू करनी होगी। इसका मतलब क्या है, वैल्यू फ्रीडम। कंक्लूजन क्या निकला मेरा, कंक्लूजन ये है, इन अदर वर्ड्स वेबर सेड your values can lead you to door, but once you are inside you must be objective in nature। तो दो क्या क्या स्टेजेस है, वैल्यू रेलेवेंस जहां वैल्यू एक्सेप्टेबल है, और वैल्यू फ्रीडम। एक बार आप उस रास्ते के अंदर घुस गए, अब क्या बन जाओ, अब पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव बन जाओ। ये क्या है, वैल्यू रेलेवेंस और वैल्यू फ्रीडम है। तो यही मेन आइडिया किसका था, यही मेन आइडिया है वेबर का, राइट? What is he saying? Weber argued strongly that lecture hall is not the place for political advocacy. A sociologist's job is to clarify the facts and the possibilities, not tell the people what to do. Very famous statement of Weber. ध्यान से सुनिए. Science can tell us what is and what will happen if we do certain things. ये कौन बता सकता है? Science बता सकता है. What is again fact तो बता सकता है साइंस, बट इट कैन नॉट टेल अस व्हाट वी आर ऑट टू डू। ऑट टू डू मतलब वैल्यूज।
तो फैक्ट तो साइंस स्टैब्लिश कर देगा, लेकिन क्या वैल्यू स्टैब्लिश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज एंड नॉट साइंस. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? वैल्यू फैक्ट के बीच का डिस्टिंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड बाय वेबर. अब वेबर्स वर्स्टिहन एंड वेबर्स आइडियल टाइप, यू कैन रीड इट, बट अगेन वी नीड टू वेट टिल यूनिट 4. अभी जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रही हैं वो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं? वैल्यू के पर्सपेक्टिव से पढ़ी है, और वेबर का पर्सपेक्टिव देखा है इसमें. तो वेबर क्या बोलते हैं कि वैल्यूज तो आएंगी, राइट, लेकिन वो वैल्यूज जो हैं वो कहाँ खत्म हो जानी चाहिए? एज सून एज वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर रिसर्च. अब ये क्या है? वैल्यू फ्रीडम के लिए या वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी के लिए बात करी गई थी. अब हम बात करते हैं critiques of value free sociology. Again we have done these thinkers. हम वापस से कुछ कुछ चीजें इनके बारे में देख रहे हैं. पहले जो थिंकर हैं उनका नाम है गुनार मिडल. What is his name? गुनार मिडल. गुनार मिडल का एक फेमस स्टडी है जिसका नाम है अमेरिकन डिलेमा, एंड ही हैज आर्ग्यूड दैट वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल. उन्होंने ये माना कि हर रिसर्चर के कुछ ना कुछ पर्सनल बिलीव्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली उनके साथ में रहेंगे. तो वैल्यूज को अलग करना सोशियोलॉजी से ये क्या है? इम्पॉसिबल है. हु इज द एडवोकेटर ऑफ इट? गुनार मिडल इज द एडवोकेटर ऑफ इट. सिंपल बात कर दी उन्होंने, वैल्यूज आर इनएविटेबल इन सोशियोलॉजी. अलग नहीं कर सकते हो. कौन सा स्टेटमेंट है? नॉन पॉजिटिविस्टिक स्टेटमेंट है. दूसरे थिंकर को देखते हैं, एल्विन गोल्डनर. अगेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्विन गोल्डनर. क्या बोलते हैं एल्विन गोल्डनर? ही हैज गिवन अ टर्म जिसका नाम है मीनाटोर. राइट, इट इज अ मिक्स्ड क्रिएचर. नाउ जैसे मीनाटोर एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, सिमिलरली वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी इज ऑल्सो अ मिथ. तो क्या बोला इन्होंने? वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी क्या है? एक मिथ है. इन हिज एसे नोन एज एंटी मीनाटोर. सो हियर ही इज टॉकिंग कि मीनाटोर इज अ क्रिएचर विच इज हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल. सो ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सिमिलरली वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. क्या है वो? मिथ है. वो क्या क्लेम करते हैं? न्यूट्रलिटी ऑफन हाइड द class interest, it often hides the political agenda that the people are having. तो क्या है? आप सोशियोलॉजी को वैल्यू फ्री नहीं बना सकते हो. इसके बारे में कौन बात करेंगे? गोल्डनर भी इस चीज के बारे में बात करेंगे. ही इज सेइंग दैट, इन्होंने जो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट दिया है वो ये है, अ सोशियोलॉजिस्ट हु स्टडी क्राइम अमंग द पुअर एज अ न्यूट्रल टॉपिक इज इन फैक्ट सपोर्टिंग द स्टेटस को. अगर आप न्यूट्रल हो गए तो क्या है? आप चीजों को छुपा रहे हो. यू आर इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो दैट इज वाई गोल्डनर इज सेइंग दैट न्यूट्रलिटी इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर बीइंग न्यूट्रल यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट. ये कौन बोल रहे हैं? एल्विन गोल्डनर बोल रहे हैं. तीसरे थिंकर की तरफ बढ़ते हैं, एंड हिज नेम इज कार्ल मनहेम. Karl Mannheim, very very important thinker. He has given an idea which is known as sociology of knowledge. इन्होंने क्या बोला कि जो नॉलेज है वो दो चीजों की बनी हुई है. पहला सोशल कंडीशन और दूसरा सोशल लोकेशन. तो कार्ल मनहेम बोलते हैं जो लोगों के आइडिया हैं वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे क्लास से, कास्ट से, कल्चर से, एक्सपीरियंस से. इसका मतलब ये है दैट नॉलेज इज नेवर प्रोड्यूस फ्रॉम कंप्लीटली न्यूट्रल पोजीशन. मेरी क्या सोशल कंडीशन है और मेरी क्या सोशल लोकेशन है, ये दोनों चीजें मिलके क्या करेगा? मेरे नॉलेज के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. सो इफ समथिंग इज बीइंग लर्न्ड बाय मी थ्रू व्हाट? थ्रू सोशल कंडीशन एंड सोशल लोकेशन. तो मेरी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है. सोशल कंडीशन प्लस सोशल लोकेशन. This has influenced me throughout my life. So what is going to happen? I can never attain a neutral position in my life.
ये आर्ग्यू करते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है सोसाइटी में दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड, इट इज नॉट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. एग्जाम्पल, people from different classes may understand poverty, politics and religion as different things. अगर कोई secular है, अगर एक society है which is a secular society, ठीक है, वहां पे रिलीजन का महत्व नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं रिलीजन को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है तो वहां रिलीजन के अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता है. तो सेम टॉपिक, रिलीजन ओनली, बट keeping my different experiences, my different social location and condition is going to shape my thoughts for religion. तो क्या ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है? ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. ये कौन बोल रहे हैं? कार्ल मनहेम बोलते हैं. अब आ जाओ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स में. फेमिनिस्ट भी बोलते हैं दैट इन्होंने तो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी को ही चैलेंज कर दिया था. कल भी, डू यू रिमेंबर वी डिड अ प्ले, वर्ड प्ले, कि व्हाट आर द फेमिनिस्ट सेइंग, दैट इट इज नॉट मेन स्ट्रीम, इट इज मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी. Why? Because it is male dominated. आप उस चीज को ऑब्जेक्टिव कैसे बोल सकते हो? You have missed entire point of view. Women experiences को how can a man study them? So women experiences were often ignored. They were not treated unimportant. And do you really think topics like domestic labor, child care, reproductive rights, harassment, domestic violence, क्या ये सारी चीजें एक मेल पढ़ सकता है, समझ सकता है, स्टडी कंडक्ट कर सकता है? सो दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट दैट वॉज गिवन बाय देम. वी नीड टू हैव अ सर्टेन ओपिनियन. The women has experienced that violence. They are going through the same problems. तो कौन इस चीज को समझ पाएगा better? The female part or the female sociologists are going to understand it better. तो male sociologist ने जिस चीज को universal और objective बोल दिया था, उसी को किसने challenge किया? उसी को challenge किया गया है feminist के द्वारा. And therefore these are the feminist critiques. आगे देखते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स. मार्क्स भी बोलते हैं आइडियाज आर नॉट एट ऑल न्यूट्रल इन नेचर, रैदर दे रिफ्लेक्ट दी क्लास इंटरेस्ट. तो रूलिंग क्लास सिर्फ इकोनॉमी को नहीं कर रहा है, रूलिंग क्लास आपके माइंडसेट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. यही बात बोली गई है. The ruling class not just impacts the economy but also the ideas and the knowledge. इसी को ideological domination बोला जाता है. जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, resources है, economy है, means of production के ऊपर control है, उस इंसान की ideology लोगों पर impose हो रही है. जो dominant है वो अपनी ideology impose कर रहा है, बाकी लोगों की आइडियोलॉजी जो है उसका कोई काम नहीं. ये कौन बोल रहा है? मार्क्सिस्ट बोल रहे हैं. सो व्हाट इज इट? दिस इज गोइंग टू बी अनदर क्रिटिक टू वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी की नहीं हो सकता. वैल्यूज जो हैं वो आपकी आइडियोलॉजी को बदलते हैं, उनमें चेंजेस लेकर आते हैं. सो व्हाट हैव वी सीन? वी हैव सीन फेमिनिस्ट, गोल्डनर, गुनार मिडल एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिक. ये 4-5 क्रिटिक आप कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी. सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो हमें याद रखना है, विलियम डिल्थे एंड मैक्स वेबर. उसके अलावा भी आपके पास अब 4-5 नाम हैं, राइट? ओके, दिस इज वॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. आप इसको वापस से एक बार देख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ रिविजन ओनली. पॉजिटिविस्ट का क्या अप्रोच रहेगा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ? इंटरप्रिटेटिविस्ट का क्या रहेगा? क्रिटिकल थ्योरिस्ट जैसे मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, इनका क्या रहेगा? सो देयर व्यूज ऑन ऑब्जेक्टिविटी आर गिवन हियर, यू कैन गो थ्रू देम. इसके साथ साथ सोशियोलॉजिकल रिसर्च में बहुत सारे एथिकल डिलेमास भी होते हैं. वन ऑफ द एथिकल डिलेमा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास. रेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बेसिक्स. कि आपके बीच में एक एथिकल डिलेमा रहता है कि अगर मैंने इस रिसर्चर को बता दिया कि मैं एक आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रही हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी यू, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जो आपका सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं आंसर्स को मैनिपुलेट कर देता है. और दूसरी तरफ अगर आप उनको नहीं बताओगे तो वो क्या है? दैट इज नॉट एथिकल इन नेचर. सो देयर आर सर्टेन डिलेमास, एथिकल डिलेमास व्हाइल कंडक्टिंग दी सोशियोलॉजिकल रिसर्च. देखते हैं वो क्या क्या है. पहला, इन्फॉर्म्ड कंसेंट. पहला डिलेमा यही है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको पता होना चाहिए कि दे आर बीइंग स्टडी एंड दे शुड अग्री टू इट.
ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए। रिसर्चर जो है वो अपने सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। नो हार्म शुड बी देयर टू दी सब्जेक्ट, और रिसर्चर मैन्युपुलेट नहीं कर सकता डेटा को, फॉल्सिफाई नहीं कर सकता डेटा को। ये चीजें क्या हैं जो एथिक्स मेंटेन करने चाहिए एक सोशियोलॉजिस्ट को या फिर एक रिसर्चर को। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर रिसर्चर्स हु हैव कंडक्टेड द रिसर्च विदाउट इवन टेलिंग द पार्टिसिपेंट्स अबाउट इट। इस चीज को बोला जाता है कोवर्ट रिसर्च। क्या बोलते हैं? कोवर्ट रिसर्च। कि ताकि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही आंसर दें, सटीक आंसर दें, इसीलिए दे आर इनइंफॉर्म्ड अबाउट दैट दे आर बीइंग स्टडीड। ये सोशियोलॉजी में आपको एडवांटेज तो प्रोवाइड करता है कि लोग नेचुरली बिहेव करेंगे, आपकी स्टडी जो है वो सही तरीके से आएगी, आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट रहेंगे, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द डिसएडवांटेज? दैट इट वायलेट्स द कंसेंट एंड द पर्सनल प्राइवेसी ऑफ द पीपल। ये सेम काम कोवर्ट रिसर्च का किसने किया है? देयर इज अ सोशियोलॉजिस्ट whose name is Lord Humphreys. He has done this particular experiment. What he did was he observed the sexual activity in the public restrooms. वो individuals के इन activity को monitor कर रहे थे. So what is the advantage here? कि okay, he was able to get the right results, but at the same point of time disadvantage क्या है कि individual की privacy harm हुई है. His consent was not there to conduct the research. क्या रिजल्ट है उसका? एथिकल डिलेमा। दिस इज द डिलेमा दैट इज बीइंग कॉज्ड, राइट? ये क्या है? एथिकल इश्यूज जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च में एक इंडिविजुअल या एक रिसर्चर फेस करता है। द नेक्स्ट आर दी समरी चार्ट्स एंड दी रिविजन चार्ट्स। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल मैपिंग मिल जाएगी, कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, अलग अलग थिंकर्स के आइडियाज मिल जाएंगे एक टेबल के फॉर्म में। सो व्हाइल यू आर रीडिंग द नोट्स, दीज नोट्स आर ऑल्सो बी हेल्पिंग यू विथ योर रिविजन पार्ट एज वेल। ओके, सो ये सारी चीजें, entire unit is mentioned here. There are certain PYQs which is mentioned, important quotes to remember, how to write the answer, key terms glossary, everything has been there in your notes. So from my side we have completed unit 2 as well, जिसमें आप positivism, non-positivism, different research strands, sociology as a science, what is scientific method, we have done the critiques also, and lastly we have finished with fact, value and objectivity as well. Now from your side the work is to cover the topics. This Saturday you will be having a test of both unit 1 and unit 2. Notes are going to be provided to you in a compiled manner today itself. Within an hour or so the notes are going to be there on your portal. All right, आप इन नोट्स को बहुत डिटेल में पढ़िए। ओके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी या एग्जाम जो है वो आपसे क्या डिमांड करना चाह रहा है। अब आपके दिमाग में किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन कौन सा स्कूल है। द मोमेंट आई से फ्रैंकफर्ट स्कूल, आपके दिमाग में क्रिटिकल थ्योरी आना चाहिए। इफ आई एम यूजिंग द वर्ड इंटरप्रिटेटिविस्ट, यू हैव अ सर्टेन थिंकर्स दैट शुड कम इनटू योर माइंड। फिनोमिनोलॉजी क्या है, एथनोमेथोडोलॉजी क्या है, ये सारे अब टॉपिक्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द थिंकर्स नाउ। हम पहले यूनिट 4 करेंगे, हम थिंकर्स कवर करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव को समझेंगे। सो एज वी फिनिश यूनिट 2 द बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड हियर। नाउ द सिलेबस विल गो ऑन रैपिडली, क्योंकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो चुका है। आई एम ओपनिंग द Q&A सेक्शन फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। ओके।